नेक्स्ट है इसमें गण प्रणाली का पतन। एंजल्स कहते हैं कि धीरे धीरे इस गण प्रणाली का पतन हो गया। तो पतन के क्या कारण थे? फर्स्ट उसने बताया है पशु पालने की प्रथा का आरंभ। गण प्रणाली में चाहे वो गण थे, भाई संघ थे, चाहे कबीला था, चाहे महासंघ थे, निजी संपत्ति किसी की नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे गण प्रणाली में लोगों ने पशु पालने शुरू किए। अब जब पशु पालन शुरू किया तो ऐसे में पशुओं जो पाल रहे हैं उस पशु से जो भी लाभ होते हैं, यकीनन वो लाभ खुद रखना चाहेगा व्यक्ति। पशुओं से जो भी लाभ होते थे, जैसे उनकी चमड़ी भी बेची जाती है, कुछ पशुओं की खाल से सामान बनता है, कुछ पशुओं के बालों से ऊन वगैरह इस तरह के जो वस्त्र है, ऊन बनती है, वस्त्र बनते हैं। तो ऐसे में जो पशु पालते थे वो इस तरह की जो वस्तुएं थी उससे लाभ कमाने लगे, उनकी जो सोच थी वो बदलने लगी। अब ऐसे में अब जो पशुओं की चमड़ी है, पशुओं के बाल हैं, ऊन हैं, ये चीजें किसके पास थी? जिनके पास पशु थे। जिनके पास पशु नहीं थे उनके पास ये चीजें नहीं थी। अंतर आ गया ना। एक के पास कुछ है और एक ऐसा भी वर्ग है जिनके पास वो चीजें नहीं है। तो यहाँ ये जो अंतर था, इससे श्रम विभाजन भी अस्तित्व में आया कि जो पशुपालन करते थे उनका जीवन थोड़ा अलग तरह का हो गया और जिनके पास पशु नहीं थे उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा अलग हो गया। उनको यदि काम करना है तो उनके पास ही जाकर करना पड़ता था जिनके पास कुछ काम देने को भी है। तो ऐसे में इससे पहले स्थिति क्या थी कि जो एक कबीले से दूसरे कबीले में लेन देन होता था वस्तुओं का, तो वो कबीले के सरदार के माध्यम से होता था। लेकिन जब पशु पालने शुरू कर लिए तो लोगों ने ये लेन देन खुद करना शुरू कर दिया। जहां से ज्यादा लाभ मिलेगा वही वो पशु की चमड़ी या पशु उसको बेचेंगे। तो निजी स्तर पर ये कार्य शुरू होने लगे, माने जो निजी संपत्ति की भावना थी वो बलवती होने लगी। फिर इसके साथ ही सेकंड इसमें आ जाता है भूमि पर निजी स्वामित्व। पशु पालने शुरू किए तो पशुओं के लिए चारा चाहिए, चारा चाहिए तो फिर उसके लिए क्या शुरू किया? खेतीबाड़ी। और खेतीबाड़ी शुरू करने से अब पहले तो पशु थे संपत्ति के रूप में, इधर उधर वो घूमते रहते थे लोग भी, लेकिन जब उनके आहार की व्यवस्था करनी पड़ी, उसके लिए खेती शुरू की, तो उस एक स्थान विशेष से वो बंध के वही रहना शुरू कर दिया। और खेती से जो उनको लाभ प्राप्त होता था फिर उसको वो अपने पास ही रखेंगे। तो ये भूमि पर जो स्वामित्व था, जब कुछ लोगों ने भूमि को घेर घेर के उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया तो यकीनन दूसरों में भी ऐसी लालसाएं जागेंगी कि उनके पास भी भूमि हो। तो निजी स्वामित्व जब भूमि पर शुरू हुआ, उससे जो निजी संपत्ति की धारणा थी लोगों में, तेरे मेरे की जो धारणा थी वो और अधिक बलवती होगी। पहले जो सभी मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि लेन देन वाले तो विवाद थे ही नहीं, लेकिन यहाँ लेन देन वाले विवाद भी बढ़ गए। भूमि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खरीदने बेचने की जो व्यवस्था है वो भी शुरू हो गई इसमें। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, दास प्रथा का जन्म। अब जब लोगों के पास पशु हो गए, भूमि हो गई, पैसा हाथ में आने लग गया, तो लोगों ने कुटीर उद्योग शुरू किए, छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू किए। और इसमें जो सबसे पहला काम मनुष्य ने शुरू किया कुछ बनाने का उद्योग धंधों में, वो था धातु से औजार बनाने का। क्योंकि धातु से जो औजार बनाए जाते थे वो रक्षा के लिए भी काम में आते थे, जंगल साफ करने के लिए भी काम में आते थे और खेती के लिए भी काम में आते थे। तो ऐसे में इनकी उपयोगिता सबसे पहले जो समझी गई, तो सबसे पहले यही उद्योग शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे ये जो उद्योग धंधे थे इनका विकास होने लगा।
और साथ ही साथ श्रम विभाजन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अलग अलग तरह के लोग हो गए ना, पशु पालने वाले, भूमिपति, और फिर व्यापारी वर्ग हो गया जो उद्योग जिन्होंने शुरू करे, और कुछ ऐसे जो इन तीनों में से कुछ भी नहीं करते थे। तो श्रम विभाजन का भी सिद्धांत आ गया कि जब काम है तो काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए। खेत है, भूमि ज्यादा होगी तो एक व्यक्ति से तो होगा नहीं ना, फिर लोग चाहिए। तो ऐसे में जो मनुष्य थे उनको भी वस्तुओं की तरह खरीदा बेचा जाने लगा। दास प्रथा की शुरुआत हुई। जो कमजोर लोग थे, जो भूमिहीन थे, संपत्तिहीन थे, उनको गुलाम बनाया गया और उनसे अपने ये काम जो थे वो कराए जाते थे। नेक्स्ट है इसमें, क्योंकि कबीले भी यही काम करते थे। जब कबीला कोई भी किसी दूसरे कबीले से युद्ध करता था तो पराजित कबीले की संपत्ति, जो वस्तुएं हैं, उनको तो अपने पास वो सहेज लेता, और जो मनुष्य थे उनको भी वो संपत्ति की तरह ही उपयोग में लाता था। माने उनको गुलाम बना लिया जाता था और उनसे सेवा कराई जाती थी, और नहीं जरूरत तो फिर उनको किसी दूसरे को बेच भी दिया जाता था। नेक्स्ट है इसमें राज्य की उत्पत्ति। अब धीरे धीरे ऐसे में ये जो आर्थिक परिवर्तन आ रहे थे, कुटीर उद्योग शुरू हुए थे, जो उद्योग थे वो बड़े बड़े होने लगे, मतलब उनका भी विकास होने लगा, और व्यापारी वर्ग भी इस बीच अस्तित्व में आया। क्योंकि जब वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, तो बेचने वाला वर्ग भी आ गया ना अस्तित्व में। तो जो व्यापारी वर्ग था वो अस्तित्व में आया, और दूसरी ओर बड़े बड़े जमींदार, इनका भी वजूद हो गया। क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे रह गए थे जो ना भूमि पर कब्जा कर पाए, ना उनके पास पशु थे, ना वो कुटीर उद्योग शुरू कर पाए। तो ऐसे में वो लोग क्या करते थे, इनके अंतर्गत काम करते थे। और ऐसे में जिनके पास भूमि थी लेकिन कम थी, उससे गुजारा नहीं होता था, और ज्यादा पैसों की जरूरत है, वो साहूकारों के पास, व्यापारियों के पास अपनी भूमि गिरवी रखते थे, बदले में उनसे कर्ज लेते थे। तो ऐसे में जो व्यापारी वर्ग था उसने नियम अपने हिसाब से बना रखे थे, साहूकारों ने नियम अपने हिसाब से बना रखे थे, और जो कर्ज था वो कभी व्यक्ति चुका नहीं पाता था, उसकी भूमि भी उस साहूकार को या व्यापारी को शिफ्ट हो जाती थी। तो जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे थे, और जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे। तो ये जो था आर्थिक परिवर्तन में, आर्थिक पड़ाव एक ऐसा था जहां अमीर और गरीब के बीच एक विरोधाभासी स्थिति शुरू हो गई। क्योंकि जो अमीर के हित थे वो गरीब के हित नहीं थे, दोनों के हित संयुक्त हित नहीं थे, बल्कि अलग अलग हित थे। जो सुविधा मजदूर को, गरीब को चाहिए, वो अमीर देना नहीं चाहता। अमीर जितना दे रहा है, चाहे वो मजदूरी के रूप में या सुविधा के रूप में, उससे जो गरीब है उसका काम नहीं चल रहा। तो दोनों के जो हित थे परस्पर विरोधी थे, और यहाँ गरीबों के पास तो खोने को कुछ था ही नहीं। जिसके पास कुछ होता है खोने का डर भी उसी को ही होता है। तो यहाँ था किसके पास खोने को? जो संपत्तिशाली वर्ग था, चाहे जमींदार थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे पशुपालक थे, जिनके पास बहुत कुछ था संपत्ति के रूप में, उनको खोने का डर था कि कभी ये तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा ना कर ले। भूखे आदमी से हर कोई डरता है ना कि कभी एकदम से जुनून में आके गला ही दबा दे, क्योंकि कब तक इंसान सहन करेगा, सहन करने की एक सीमा होती है। तो ऐसे में उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए एक ऐसा ढांचा खड़ा किया कि जो देखने में तो लगे कल्याणकारी स्वरूप का, देखने में लगे कि हितों के समाधान, हितों की रक्षा के लिए आया है, ये जो समाज में अंतर्कलह हो गया है इसके समाधान के लिए आया है। लेकिन वास्तविक जो उसका कार्य था वो इस संपत्तिशाली वर्ग की रक्षा करना ही था। ये जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया, इसी ढांचे को ही राज्य के नाम से जाना गया। क्लियर है यहाँ तक?